वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश गाइस। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम अपना चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है शुड विज़ार्ड हिट मूवी। ठीक है, और सबसे पहली चीज़, इसके राइटर का नाम क्या है? इसके राइटर का नाम है जॉन अपडाइक। तो हमें मेनली ये पता होना चाहिए कि इसके राइटर का नाम जॉन अपडाइक है, क्योंकि मेनली इसके अंदर एनसीईआरटी में ये नाम ही गिवन है, तो बस इतना ही पता होगा तो काफ़ी रहेगा। अब देखो होता क्या है, और जैसा कि मैंने बताया मीनिंग्स भी ज़रूर लिखते चलना है। ठीक है, मीनिंग ज़रूर आप नोट करा करिए। इन वर्ड्स को अगर आप यूज़ करेंगे अपने आंसर्स के अंदर तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स। नैप्स का मतलब होता है बेसिकली दिन के वक्त एक शॉर्ट स्लीप जो होती है उसे हम नैप कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि इवनिंग के टाइम पे, मेनली इवनिंग के टाइम पे, और सैटरडे को जो नैप्स होते थे, नैप्स तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। ठीक है, लाइक टुडेज मतलब जिस दिन ये जो कैरेक्टर है हमारा जैक एक फादर है स्टोरी के अंदर। ठीक है, हाँ बोलिए सर। नैप बता दीजिए क्या था? मैं बता देता हूँ। नैप का मतलब होता है दोपहर के वक्त की जो नींद होती है, दोपहर के वक्त की जो झपकी होती है नींद की, उसको नैप कहते हैं। ठीक है, डे टाइम की। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक फादर है जिसका नाम है जैक। ठीक है, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है जो। तो जैक जो है वो कई बार इवनिंग में और कई बार नैप्स के टाइम पे, मतलब आफ्टरनून के टाइम पे, सैटरडे को, स्पेशली सैटरडे को, ठीक है, अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाता है अपने सर से, अपने हेड से। मतलब जो स्टोरी जैक सुनाता है वो बेसिकली जैक ने खुद क्रिएट की है। ठीक है, मतलब जो भी स्टोरी जैक अपनी बेटी जो को सुनाता है दैट इज़ क्रिएटेड बाय हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2। कस्टम का मतलब होता है एक चीज़ जो रिपीटेडली होती है, यहाँ पे उसको कस्टम बोला गया है। तो ये जो रीत है ये तब से स्टार्ट हुई है जब जो सिर्फ 2 साल की थी, जो सिर्फ 2 साल की थी। तो उस टाइम से जो जैक है वो अपनी बेटी जो को कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो ये लिखा है दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज ओनली 2, कि जब जो 2 साल की थी तब से ये कस्टम जो है, ये रीत जो है, ये स्टार्ट हुई है कि वो अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है। एंड अब लिखा है वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। अब देखो ये क्या बोला गया है कि भाई ये ध्यान समझना कि 2 साल की जब वो थी तब से उसने स्टार्ट किया है और अब 2 साल बीत चुके हैं। एंड वॉज इटसेल्फ नाउ 2 years ओल्ड, इसका मतलब कि 2 साल से तो स्टार्ट किया था और बाकी 2 साल बीत गए हैं ऐसा करते हुए उसे। तो लगभग अब उसकी एज कितनी होगी? टेल मी। 4 साल के आसपास, 4 years के आसपास उसकी एज होगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? एंड इज हैड फेल्ट, हाँ जो की एज की, भाई जो जब 2 साल की थी तब से उसने स्टोरी सुनाना स्टार्ट की है और अब लगभग 2 साल और बीत गए हैं उसको स्टोरी सुनाते हुए। तो उसकी उम्र अब लगभग 4 साल की है। किसकी? जो की। ठीक है, एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। अब हिज हेड फेल्ट एम्प्टी मतलब कि जो जैक है उसका जो हेड है, उसका जो दिमाग है वो थोड़ा खाली हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या स्टोरी सुनाए। और मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर में जो रेज होता है सबसे पहला वो यही होता है कि जो जैक स्टोरी सुनाता है अपनी बेटी जो को, उनकी जो बेसिक आउटलाइन होती है वो क्या होती है। बेसिक आउटलाइन का मतलब कि ज़्यादातर जो स्टोरी है उसका प्लॉट क्या होता है, क्योंकि जैक जब भी अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाता है तो वो हमेशा लगभग सेम ही रहती है। उसके अंदर एनिमल का जो नेम होता है वो सेम रहता है, बस एनिमल चेंज हो जाता है। एनिमल का मतलब बेसिकली जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता है एक एनिमल के बारे में, और हर बार बस एनिमल चेंज हो जाता है, लेकिन जो स्टोरी का लगभग प्लॉट होता है, लगभग जो स्टोरी होती है वो सेम ही रहती है। क्यों? क्योंकि बार बार नई नई स्टोरी वो कहाँ से लाएगा, इसीलिए वो लगभग सेम स्टोरी बार बार सुनाते रहता है। और इतनी बार वो अपनी बेटी जो को स्टोरी सुना चुका है कि लगभग उसकी बेटी को वो स्टोरी याद भी हो चुकी है। तो क्या लिखा है? ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन। स्लाइट मतलब लिटिल वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल होती है हमेशा। अब ये बेसिक टेल क्या होती है ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि एक स्मॉल क्रिएचर होता है, क्रिएचर जैसा कि मैंने बोला एनिमल, कि एक स्मॉल क्रिएचर होता है जिसका नाम हमेशा क्या रहता है? रॉजर। अब मान लीजिए कि कभी वो रॉजर फिश होता है, कभी रॉजर स्क्विरल होता है, कभी रॉजर चिपमंक भी एक एनिमल होता है। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि ज़्यादातर उसकी जो स्टोरीज होती है वो एनिमल्स के ऊपर होती है, और एनिमल्स में जो उसका मेन हीरो होता है स्टोरी का वो कभी रॉजर फिश होता है, तो कभी रॉजर स्क्विरल, कभी रॉजर चिपमंक। ठीक है, अब स्टोरी के अंदर हमेशा होता क्या है कि जो रॉजर नाम का एनिमल है उसको कोई प्रॉब्लम होती है
और उस प्रॉब्लम की वजह से वो एनिमल काफ़ी परेशान होता है। देखो यहाँ पे अभी हम उस स्टोरी की बात नहीं कर रहे जो आज के दिन जो को उसने सुनाई है, हम यहाँ पे अभी इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जैक जो को स्टोरी सुनाता है हमेशा उसकी जो बेसिक आउटलाइन होती है वो क्या होती है, हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा एक रॉजर नाम के एनिमल के बारे में स्टोरी सुनाता है जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। और उस एनिमल की कोई प्रॉब्लम होती है और वो उस प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाता है, एक आउल के पास, मतलब एक उल्लू के पास। अब एक बड़ा सा उल्लू होता है, ये वाइज आउल होता है, ठीक है, बुद्धिमान उल्लू होता है। तो ये उल्लू जो होता है ये विजार्ड के पास जाने के लिए बोलता है, किसको, रॉजर को बोलता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड मतलब एक जादूगर। अब जो विजार्ड है जब वो उसके पास जाता है, शॉर्टली बताई जा रही है स्टोरी की, जब ये विजार्ड के पास जाता है तो विजार्ड जो है वो अपने मैजिक स्पेल मतलब अपने जादुई मंत्र से क्या करता है, उस रॉजर नाम के एनिमल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है। तो स्टार्टिंग में रॉजर नाम का एक एनिमल होता है जो कि एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो जब वो आउल पे गया तो आउल ने विजार्ड के पास भेजा और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व कर देता है। लेकिन बदले में वो क्या मांगता है, पैनीज मांगता है। अब यहाँ पैनी क्या होता है दोस्तों, पैनी का प्लूरल यहाँ पैनीज है। और पैनी क्या होता है, बेसिकली 1 सेंट को, जैसे $1 में 100 सेंट होते हैं, अमेरिका के $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो 1 पैनी जो होता है वो 1 सेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो रॉजर है उससे जो विजार्ड है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ पैनीज मांगता है, लेकिन वो ज़्यादा मांगता है जितने रॉजर के पास होते हैं उससे ज़्यादा। तो मैंने क्या बताया आपको कि रॉजर नाम का जो ये एनिमल है बेसिकली ये एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो विजार्ड है वो उससे क्या मांगता है, पैनी मांगता है। हालांकि विजार्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बाद में उससे पैनी मांगता है, किससे, रॉजर से। और कितने पैनी मांगता है, रॉजर के पास जितने थे उससे ज़्यादा। अब कितने मांगता है वो आगे हम एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कितने रॉजर से मांगे थे विजार्ड ने और रॉजर के पास कितने थे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे अभी तक दोस्तों मैंने ये बात करी है कि भाई इवनिंग या सैटरडे नैप्स मतलब डे के वक्त जब सोने की बात होती है उस वक्त जैक अपनी बेटी जो को कहानी सुना रहा है। वो तब से सुना रहा है जब वो 2 साल की थी, अब वो 4 साल की हो चुकी है और उसकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं, जिसमें एक रॉजर नाम का एनिमल है जो कोई भी एनिमल हो सकता है लेकिन उसका नाम रॉजर होता है, जिसकी एक प्रॉब्लम है जिसको लेके वो एक आउल के पास जाता है, आउल उसे विजार्ड के पास भेजता है, विजार्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है अपने जादुई मंत्र से, बदले में कुछ पैनी मांगता है। लेकिन जितने पैनी मतलब जितने सेंट्स वो मांगता है, जितने कॉइन्स वो मांगता है, जितने सिक्के विजार्ड मांगता है वो ज़्यादा होते हैं उतनों से जितने रॉजर के पास थे, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे जो विजार्ड होता है, मैं आपको बता दूं, जो विजार्ड होता है वो भाई रॉजर को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास अगर नहीं है पूरे पैनीज अगर नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम वहाँ पे जाओ। तो वो उसको एक प्लेस पे भेजता है। वो प्लेस कौन सी होती है मैं बता दूं आपको, मैजिक वेल होता है, एक जादुई कुआं होता है, उसके पास में वो उस एनिमल को मतलब रॉजर को भेजता है, जहाँ से वो एक्स्ट्रा पैनीज जो रॉजर के पास नहीं थे वो उसे मिलते हैं और फिर वो वापस विजार्ड को आके उन पैसों को दे देता है और फिर रॉजर जो है वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और रास्ते में वो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ गेम्स भी खेलता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? क्या चीज? ब्रेक में ब्रेक का मतलब क्या है जो लिखा है? अच्छा मैंने अभी बताया नहीं यहाँ पे, अभी मैं बता रहा हूँ कि इन द सेम ब्रेथ का मतलब हुआ कि उसी सांस में, जब बेसिकली जो रॉजर था जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसी टाइम पे जब वो स्पेल किया था विजार्ड ने, उसी टाइम पे सेम ब्रेथ में मतलब उसी सांस के साथ जब वो बोल रहा था विजार्ड, तो उसी टाइम पे उसने उस एनिमल को दूसरी प्लेस पे भेज दिया था पैनी लेने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि रॉजर उसके बाद इतना खुश होता है कि वो गेम्स, हाँ बोलिए सर। जो रॉजर होता है वो आउल को विजार्ड के पास लेके जाता है? नहीं, रॉजर जो है वो बेसिकली आउल के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन जो आउल होता है वो उसे विजार्ड के पास भेजता है, रॉजर को विजार्ड के पास भेजता है, ओके ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जो रॉजर है वो बेसिकली अपने घर जाता है, ठीक है। पहले गेम्स खेलता है एनिमल्स के साथ, फिर वो अपने घर जाता है अपनी मदर के पास और जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, फिर उसे ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। जो रॉजर है उसे ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, विसल मतलब सीटी। और उसके जो डैडी हैं मतलब उसके पापा जो हैं वो बॉस्टन नाम के एक शहर गए थे, वहाँ से उसके पापा वापस आ जाते हैं ट्रेन की सीटी की आवाज़ के साथ। रॉजर के जो पापा हैं
वो बॉस्टन से वापस आ जाते हैं। और आगे क्या लिखा है, फिर उसके बाद जैक जो है वो स्टोरी के अंदर बताता है कि उन लोगों ने खाने में क्या खाया और स्टोरी ओवर हो जाती है। मतलब बेसिक टेल ये होती है। समझ में आया यहां तक? चलो, हमेशा जो एनिमल का नाम था वो क्या था, बताओ, एनिमल का नेम क्या था? रॉजर किस प्रॉब्लम, क्या चीज फेस करता है? एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को लेके किसके पास जाता है? आउल उसे किसके पास भेजता है? विजार्ड क्या करता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बदले में क्या मांगता है? लेकिन उसके पास नहीं, उसके पास जब नहीं होते तो कहां पे भेजता है? मैजिक वर्ल्ड। और वहां से जब रॉजर पैनीज लेके आता है, दे देता है, तो वो कहां पे जाता है? फॉरेस्ट में। और किसके साथ खेलता है? फ्रेंड्स के साथ। और फिर कहां पे जाता है? अपने घर पे। और मम्मी उसकी क्या कर रही होती हैं? खाना बना रही होती हैं। और डैडी उसके कहां से वापस आते हैं? बॉस्टन से वापस आते हैं। ट्रेन की सीटी की आवाज आती है, उस टाइम पे ऐसा होता है। यहां तक समझ आ गया? यस सर। देखो, यहां तक हम लोगों को बस इतना पता चला है कि जैक जो है वो इस तरीके की एक स्टोरी अपनी बेटी जो को सुनाता है, ठीक है। बट वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम, स्कीम का मतलब प्लान, कि उसका हमेशा से यही प्लान रहा है कि भाई इस तरीके से वो जो को सुला देगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है? वर्किंग हिज वे थ्रू स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। मतलब सैटरडे को लगभग उसका जो ये काम होता है वो थोड़ा सा टायरसम हो जाता है, थोड़ा सा थकान भरा हो जाता है। क्यों हो जाता है थकान भरा? क्योंकि जो है वो सोती नहीं है नैप्स में, मतलब दोपहर के वक्त जो सोती नहीं है आजकल। ऐसा बोला जा रहा है कि जो है उसकी बेटी 4 साल की जो है वो अब सोती नहीं है दोपहर के टाइम पे नैप्स में, सैटरडे को स्पेशली। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। राइट का मतलब यहाँ पे वही है, कस्टम। राइट मतलब जो रूटीन सेट हो रखा है वो एक तरीके से फ्यूटाइल है, वेस्ट है। मतलब उसका जो स्टोरी सुनाना है वो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जो है वो दोपहर को सोती नहीं है, ठीक है। सर किसका काम मुश्किल हो जाता? क्या चीज? अच्छा, जैक का काम, मैं बता रहा हूँ, जैक का काम मुश्किल हो जाता है। जैक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो है वो सो जाए स्टोरी के बाद। लेकिन स्टोरी के ओवर होने के बावजूद भी सैटरडेज को जब दिन में जैक सुलाने की कोशिश करता है जो को, तो वो सोती नहीं है। तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है, फैटिगिंग हो जाता है, थकान से भरा हुआ हो जाता है, क्योंकि जो है वो सोती नहीं है आजकल, ठीक है। ओके सर। और कहीं ना कहीं ये जो राइट है, राइट मतलब ये रूटीन जो है, जो उसका रूटीन था स्टोरी सुना के उसे सुलाने का, वो फ्यूटाइल मतलब वेस्ट हो गया है अब, मतलब काम नहीं करता है। अब देखो आगे अगला पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो ध्यान से थोड़ा सुनना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द लिटिल गर्ल मतलब जो की बात हो रही है कि द लिटिल गर्ल, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि नॉट सो लिटिल एनी मोर, मतलब इतनी ज़्यादा भी अब वो छोटी नहीं है, क्योंकि द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। इसका मतलब ध्यान से सुनना, बम्प्स क्या होता है? जैसे आप जब भी चादर ओढ़ते हो, चादर आप ओढ़ते हो, तो उस टाइम पे आपके जो पैर हैं जब वो चादर से ढके हुए होते हैं, तो आपके आगे के जो पैर होते हैं वो जब ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं चादर से, तो उसको क्या कहा जाता है? बम्प्स कहा जाता है। समझ में आया? बम्प्स का मतलब समझ आया सबको? मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कि जब आप कभी भी सोते हो, जैसे आजकल आप सोते होगे तो ऑब्वियसली कंबल या रजाई ओढ़ के सोते होगे, तो जब आप उसे ओढ़ते हो तो आपके जो पैर होते हैं वो बेसिकली उस कवर से थोड़ा उठे हुए दिखाई देते हैं। वो कवर जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है आपके पैरों से, तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है? बम्प्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये, हाँ बोलिए सर। जो पैर होते हैं वो मतलब चादर के ऊपर से, चादर के ऊपर से नहीं, चादर के नीचे से। चादर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है पैरों से, ठीक है। अच्छा समझ गया। हाँ, तो वही लिखा हुआ है कि ये जो छोटी सी लड़की है ये अब इतनी छोटी नहीं है, उसके जो बम्प्स हैं, उसके जो फीट, उसके जो बम्प्स बनाते हैं अंडर द कवर्स मतलब ऑब्वियसली चादर के नीचे, ऑब्वियसली उसके फीट जो है वो चादर के नीचे हैं, और वो ऊपर की तरफ बम्प्स बनाते हैं। वर हाफ वे डाउन द बेड। हाफ वे डाउन द बेड का मतलब कि जो उनका जो डबल बेड है ना, बेसिकली बिग डबल बेड, मतलब उनका जो डबल बेड है
वो आधा जो है पार हो जाता है, मतलब जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि डबल बेड जो है वो हाफ वे मतलब कि आधा उसका जो बेड है पार हो जाता है। जैसे 4 साल की एज के अंदर जो है वो डबल बेड, नॉर्मली डबल बेड की जो हाइट होती है या लेंथ होती है दोस्तों 6 फीट होती है। कितनी होती है? 6 फीट होती है। तो इसका मतलब कि उसकी जो हाइट होगी, जो हाइट होगी वो लगभग 3 फीट हो सकती है यहाँ पे। इसीलिए इसको बोला गया है कि हाफ वे डाउन उसका जो बेड है वो कवर अप हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि वो इतनी भी छोटी नहीं है। दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि भाई जो उसके बम्प्स होते हैं, उसके फीट के जो बम्प्स होते हैं, वो जो कवर है, ठीक है, वो हाफ वे आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब उसके जो बम्प्स हैं, वो जो कवर है, जो चादर है, उसका जो हाफ हिस्सा है उससे भी आगे चले जाते हैं उसके जो फीट हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अब इतनी भी छोटी नहीं है। और आगे क्या बोला गया है कि देयर बिग डबल बेड। तो यहाँ पे डबल बेड को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो डबल बेड है उसका जो हाफ पार्ट है वो भी क्रॉस हो जाता है, उसकी हाइट इतनी हो चुकी है, किसकी? जो की। एंड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो जो उसकी बेटी है, जैक की बेटी, जो वो उसको सोने देते हैं उस डबल बेड पे स्पेशली नैप्स के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि जैक और उसकी जो वाइफ है वो दोनों के दोनों जो को नैप्स मतलब जब वो डे में सोती है तो वो अपने बेडरूम के अंदर जो उनका डबल बेड है वहां पे सोने देते हैं। एंड व्हेन शी वाज सिक, मतलब कई बार जब वो सैटरडे को नैप ले रही होती है, दोपहर को सो रही होती है, तो उस टाइम पे वो उसको उस पे सोने देते हैं, उस डबल बेड पे। और कई बार जब वो बीमार होती है तो उस टाइम पे वो उसे डबल बेड पे सोने देते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन किस बात का दिया जा रहा है कि वो जो उनकी बेटी है वो अब इतनी भी ज्यादा छोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो पैरों के बम्प्स होते हैं वो डबल बेड के आधे पार्ट से भी क्रॉस हो जाते हैं। और दूसरी चीज कि वो इस डबल बेड पे उसे स्पेशली कब सोने देते हैं? नैप्स के टाइम पे। और कब? जब वो बीमार होती है उस टाइम पे। समझ में आया? सर बोलिए सर। तो बाकी सब में कहाँ से होती है? जैसे वर्षी को होती है, उसका खुद का रूम होगा ना, उसका जो खुद का रूम होगा, उसका जो खुद का रूम होगा उस टाइम पे वो वहां पे सोती होगी। लेकिन यहाँ पे मेनली बताया जा रहा है कि सैटरडे नैप्स के टाइम पे वो उस बेड पे सोती है, और जब वो बीमार होती है तब वो सोती है उस जगह पे उनके साथ। ओके सर, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो अपने आप को अरेंज कर लेती है बेड पे सोने के लिए नैप के टाइम पे। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट। अब ध्यान से सुनना है इस बात को कि जब वो अपने आप को अरेंज कर लेती है सोने के लिए, जब सेट हो जाती है, वो सोने के लिए तैयार हो जाती है, तो एंड फ्रॉम द वे मतलब उस टाइम पे उसका जो फैट फेस होता है, फैट फेस मतलब उसका थोड़ा मोटा सा फेस होगा, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसका जो फैट फेस होता है जो कि पिलो में है इस टाइम पे। किस पे है? पिलो पे, क्योंकि ऑब्वियसली पिलो उसके सर के नीचे होगा या हो सकता है उसके फेस के नीचे हो। शोन इन द सनलाइट। जैसे होता है ना कि बच्चे जब लेटते हैं तो उस टाइम पे वो सीधे नहीं लेटते, वो उल्टे लेट जाते हैं। कभी पिलो के ऊपर उनका फेस होता है, कभी उनका पीछे का जो सर होता है वो पिलो के नीचे होता है, तो वो इधर उधर होते रहते हैं। तो यहाँ पे इसी की बात की जा रही है कि जब वो लेटी होती है तो उसका जो फेस होता है जो कि फैट है वो डीप पिलो के अंदर होता है। पिलो के अंदर मतलब तकिए के अंदर होता है, और वो शोन इन द सनलाइट, शोन इन द सनलाइट साइफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। अब देखो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि उनका जो कमरा है उस कमरे के अंदर ना रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है। और सनलाइट कैसे आ रही है? साइफ्टिंग। साइफ्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? छनते हुए। साइफ्टिंग का मतलब क्या होता है? छनते हुए। बेसिकली उनकी जो खिड़की होगी उस खिड़की पे कोई एक कर्टेन लगा होगा, या कह सकते हैं हम किसी तरीके का एक क्या कहते हैं उसे हम, ब्लैंक, एक तरीके का ब्लैंक, जिसमें से थोड़ी सी रोशनी पार होती है और थोड़ी सी रोशनी जो होती है वो दबती है, जिसे हम ब्लैंक कहते हैं या कैनवस भी कहते हैं, एक तरीके से ब्लाइंड भी कहते हैं। देयर इज अ वर्ड दैट इज ब्लाइंड। हैव यू हर्ड ऑफ दैट? मैं बता देता हूँ अगेन। जैसे कई सारे ऐसे रूम्स होते हैं दोस्तों जिसके अंदर एक ब्लाइंड लगा हुआ होता है। जैसे ही हम जो उसकी एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, एक डोरी होती है, जैसे ही हम उसको पुल करते हैं तो आधी जो आपका ब्लाइंड लगा हुआ होता है विंडो के ऊपर, उसमें से थोड़ी थोड़ी रोशनी पार होने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे हमारे को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जब जो है वो स्टोरी सुन रही है और वो अपने आप को अरेंज कर चुकी है बेड के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका जो फैट फेस है वो पिल्लो पे नजर आ रहा है और वो शाइन कर रहा है। किसके अंदर शाइन कर रहा है? सनलाइट में। और जो सनलाइट है वो साइफ्ट होते हुए, साइफ्ट होने का मतलब ऑब्वियसली उस विंडो से जो ब्लाइंड लगा हुआ है उससे छनते हुए आ रही है थ्रू द ड्रॉन शेड्स। बोलिए
सर साइटिंग अगर हिंदी इंग्लिश में लिखना हो तो सर कैसे लिखेंगे, क्या मीनिंग होगा एग्जैक्टली? देखो, जब कभी भी किसी चीज को हम छानते हैं ना, फिल्टर करते हैं, उसको साइफ्टिंग कहते हैं। किसी भी चीज को छानना, फिल्टर करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गेहूं जो है उसमें से जब हम उसे छानते हैं, छांटते हैं, तो उसे हम साइफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉन शेड्स यहाँ पे किसको बोला गया है? जो विंडो के ऊपर ब्लाइंड लगा हुआ है ना, जो रोशनी को रोकता है, और कई बार हम उसे पुल कर देते हैं तो थोड़ी रोशनी पार होके आती है उसमें से, तो उसको यहाँ पे शेड्स बोला गया है। ठीक है, तो उस शेड में से थोड़ी थोड़ी रोशनी जो है वो पार होके उसकी बेटी के फेस पे आ रही है। ठीक है सर लेकिन वो तो वहाँ अपनी मतलब कमरे में है ना सर, तो मतलब बाहर जो बरामदा है उसमें से आ रही है सर रोशनी। बाहर से जो विंडो है उसके बाहर जो है वो सनलाइट है, और उस पर्टिकुलर विंडो में जो शेड लगा हुआ है उसको शायद पुल किया गया है और उसमें से कुछ रोशनी पास होके आ रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे नैप की हम बात कर रहे हैं, और नैप का मतलब होता है दोपहर के वक्त सोना। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाहर की जो रोशनी है वो अंदर की तरफ आ रही है। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अगर। अब देखो, अब अपने माइंड में जो जैक है वो सोच रहा है कि यार इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, मतलब ये जो स्टोरी सुनाने का काम है ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कोई मैजिक नहीं होने वाला, दैट सम मैजिक वुड अकर, कि कोई मैजिक हो जाएगा और शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, मतलब कि भाई वो एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे 2 साल का एक छोटा सा बच्चा होता है जो सो जाता है आसानी से, वैसे वो सोने वाली है। तो ये सारी बातें जो हैं डिस्क्राइब करने के बाद, यहाँ पे बेसिकली जैक कुछ नहीं कर रहा, चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, कि भाई अब वो छोटी नहीं रही है और वो इतनी बड़ी हो गई है कि जो डबल बेड है वो भी हाफ वे जो है आगे तक उसके जो पैर के बम्स हैं वो दिखाई देते हैं, और अब वो तैयार हो चुकी है सोने के लिए, नैप के लिए। ठीक है, और स्टोरी सुनने के लिए, और उसका जो फेस है वो शाइन कर रहा है सनलाइट से, जो कि शेड से पार होके आ रही है। ठीक है, साइफ्टिंग करते हुए आ रही है, छनते हुए आ रही है। अब जो जैक है वो बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि भाई मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऐसा मैजिक नहीं होने वाला, कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला कि वो एक छोटे से बच्चे की तरह सो जाएगी, एक 2 साल के बच्चे की तरह सो जाएगी। अब यहाँ पे वो उसके छोटे भाई के बारे में बता रहा है। जैक किसके बारे में बता रहा है? उसके छोटे भाई के बारे में। उसके छोटे भाई का नाम क्या है? बॉबी। बॉबी की एज क्या है? 2 साल। और जो जैक है वो बता रहा है कि बॉबी, जो कि उसका बेटा है, छोटा बेटा, ठीक है, वो ऑलरेडी सो चुका है अपनी बॉटल के साथ। जैसे छोटे बच्चे बॉटल लगा लेते हैं, बॉटल का निप्पल लगा लेते हैं और फिर पीते पीते सो जाते हैं, तो ऐसे वो बता रहा है कि भाई जो का छोटा भाई है बॉबी 2 साल का, वो सो चुका है बॉटल लेके। जैक आस्क हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो इतने में जैक जो है वो जो से पूछता है कि आज जो तुम्हारे को स्टोरी सुननी है वो किसके बारे में सुननी है, कौन से एनिमल के बारे में आज तुम्हारे को स्टोरी सुननी है। यहां तक क्लियर हो गया गाइस सबको? सर सोने में जो नखरे करता है, बोलिए। सर सोने में जो नखरे करती है ना, हाँ, जो थोड़ा नखरे करती है भाई, नखरे करती है। अभी आएगा, देखो कैसे आता है, अभी देखना। अब देखो, अब इतने में, हाँ बोलिए सर। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन है, जैसे सर अगर हम लिखना व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ जैक्स स्टोरी, तो सर वो एनिमल के बारे में बताएंगे ना, कि बस एनिमल सेम रहता है, एनिमल के बारे में बाद में वो स्टोरी सुनाता है, बस मेनली जो कॉमन चीज होती है, जो मेनली कॉमन चीज होती है वो उस एनिमल की एक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एनिमल तो ऑब्वियसली चेंज होता है ना हर बार, उसका नेम सेम रहता है रॉजर, लेकिन एनिमल हमेशा डिफरेंट होता है। कभी फिश होता है, कभी स्क्वायरल होता है, कभी चिपमंक होता है। और आज जब जैक स्टोरी सुनाता है तो उसके अंदर जो एनिमल होता है वो एक स्कंक होता है। स्कंक भी एक एनिमल होता है। ठीक है सर, बताइए। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वो सैटरडे को स्टोरी सुनाता है, फिर ऐसे क्यों सुनाता है सैटरडे? हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे ऊपर हमारे को क्या मेंशन था कि जो है उसको जैक स्टोरी मेनली जो सुनाता है वो इवनिंग्स के टाइम पे सुनाता है, और साथ में सैटरडे को नैप्स के टाइम पे। अब नैप्स का मतलब यही है आफ्टरनून, तो सैटरडे में वो आफ्टरनून के टाइम पे, नैप्स के टाइम पे सुनाता है, और इसके अलावा कई बार वो इवनिंग में उसको स्टोरी सुनाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जिस स्टोरी की, वो सैटरडे नैप्स के टाइम पे है। ठीक है सर। अगर मान लीजिए इससे कॉमन फैक्टर आपने बताया एनिमल की जो प्रॉब्लम होती है कि वो आउल के पास जाता है, वो होती है ना सर कॉमन फैक्टर? हाँ बिल्कुल। ओके
ओके सर। ठीक है। अब जब जैक अपनी बेटी जो से ये स्टोरी ये पूछता है बात कि आज तुम किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहती हो, तो रॉजर जो है वो अपनी आई सॉरी रॉजर रॉजर नहीं, उसकी जो बेटी है जो वो अपनी आईज को मसलती है और नाम क्या लेती है वो रॉजर। क्या नाम लेती है उसकी बेटी? रॉजर, क्योंकि उसे पता है कि हमेशा से जो वो स्टोरी सुनते आई है वो रॉजर के बारे में सुनते आई है। लेकिन वो जो एनिमल नेम लेती है वो है स्कंक। देखो आगे क्या लिखा है, जो अपनी जो आईज है वो स्क्वीज करती है, मचलती है और फिर थोड़ा सा बंद कर लेती है। बेसिकली जैसे छोटे बच्चे करते हैं, आंखें बंद करना, फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना, फिर खोलना, फिर एक आंख बंद करना खोलना, मतलब अजीबोगरीब हरकत करना। ठीक है, तो जो ऐसे ही अपनी आईज को स्क्वीज करती है फिर बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद वो स्माइल करती है जैसे मानो वो कुछ सोच रही हो, और उसके बाद अपनी आईज को खोलती है और उसकी जो आईज है वो ब्लू होती हैं अपनी मदर की आईज की तरह। ठीक है, जो की जो आईज होती हैं वो ब्लू होती हैं अपनी मदर की आईज की तरह। और वो क्या कहती है, वो किसकी स्टोरी सुनेगी यार? स्कंक की। शी सेड फॉर्मली, फॉर्मली मतलब एकदम रेजोल्यूट होके, वो डिटरमाइंड होके बोलती है कि वो किसकी स्टोरी सुनने वाली है आज? स्कंक की सुनने वाली है। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, स्कंक एक एनिमल होता है जिसकी ब्लैक वाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं और उसकी जो खासियत होती है वो होती है उसकी बैड स्मेल, कि जब भी कोई एनिमल उस पर अटैक करने के लिए आता है तो वो अपनी बैड स्मेल जो है वो स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से जो कोई भी एनिमल है वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। तो इतने में जो जैक है वो अपने माइंड में सोच रहा है कि जरूर नर्सरी जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे शायद जाती होगी जो, तो बोला गया है कि जरूर एक न्यू एनिमल है ये, और स्कंक्स के बारे में शायद इनके स्कूल के अंदर भी थोड़ी बातचीत होती होगी, क्या पता स्कंक के बारे में कुछ बताया हो, कुछ पढ़ाया हो। शायद ये एक रीजन हो सकता है कि स्कंक के बारे में वो स्टोरी सुनना चाहती है। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही उसने स्कंक का नाम सुना, जैसे ही जैक ने स्कंक का नाम सुना, इस एनिमल का नाम सुना, तो उसके माइंड में एक फ्रेश हीरो डेवलप हो गया। उसके माइंड में क्या डेवलप हो गया? एक फ्रेश हीरो। मतलब ऑब्वियसली वो अभी तक स्कंक के बारे में स्टोरी उसने नहीं सुनाई है, हालांकि उसकी स्टोरी सेम रहती है, लेकिन इसके अंदर शायद वो कोई वेरिएशन ऐड करने वाला है, शायद वो थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने वाला है। Having a fresh hero momentarily stirred Jack। Momentarily मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो जैक है वो स्टिर हो जाता है, थोड़ा सा वो जोश में आ जाता है। जैक जो है वो थोड़ा सा जोश में आ जाता है नाम सुन के स्कंक का। टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, मतलब उसके अंदर एक क्रिएटिव एंथुजियाज्म का मतलब तो जोश होता है, क्रिएटिव का मतलब स्टोरी से रिलेटेड एंथुजियाज्म होता है उसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे क्रिएटिव एंथुजियाज्म बोला गया है कि उसके अंदर एक क्रिएटिव जोश आ जाता है स्टोरी को लेके। ऑल राइट, वो अपनी बेटी को कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, ही सेड। अब वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है। जैक जो है वो स्टोरी सुनाता है, कौन से एनिमल के बारे में स्टोरी सुनाता है बताओ? स्कंक के बारे में। तो क्या कहता है कि एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स। अब डीप डार्क वुड्स, यहाँ वुड्स जो है वो फॉरेस्ट को बोला गया है कि भाई डीप डार्क वुड्स के अंदर, मतलब घने जंगल के अंदर एक टाइनी मतलब छोटा सा एक लिटिल क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, और उसकी स्मेल जो थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। तो इतने में जब वो जोश के साथ स्टोरी सुना रहा है तो जो उसकी जो बेटी है वो भी कहती है यस, बिल्कुल सही कहा, यस ही स्मेल्ड सो बैड। मतलब अब जो बेसिकली जैक है वो कह रहा है कि भाई वो इतना ज़्यादा बैड स्मेल करता है, जो स्कंक है वो इतना ज़्यादा बैड स्मेल करता है कि जितने भी दूसरे एनिमल्स होते हैं, वुडलैंड क्रिएचर्स, वुडलैंड उस प्लेस का नाम होता है उस जंगल का, कि वहाँ के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो बेसिकली उसके साथ खेलते ही नहीं है। कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। क्यों नहीं खेलता? उसके बैड स्मेल की वजह से। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने प्लॉट बताया था ना कि रॉजर की हमेशा क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी बैड स्मेल, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा एनिमल उसके साथ खेलता नहीं है। अब जो है वो देखती है अपने फादर की तरफ सोलेमली, मतलब सीरियसली देखती है, क्योंकि शी हैडंट फॉरसीन दिस। मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि शायद ये कोई एक पार्ट ऐसा हो सकता है कि जो शायद जैक ने थोड़ा बहुत चेंज किया हो। तो इतने में जैक जो है वो कंटिन्यू करता है कि भाई जब भी जो रॉजर है, रॉजर स्कंक, वो खेलने के लिए जाता है तो जैक ये सब कुछ एकदम जेस्ट के साथ बोल रहा है। जेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे? फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुसियाज्म के साथ, फुल जोश के साथ वो कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। ये जो लाइन है ये क्या बता रही है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं। ये लाइन यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है दोस्तों कि जो जैक है वो खुद कुछ ह्यूमिलेशंस का मतलब होता है कुछ इंसल्ट, अपने बचपन में फील करता था।
अब यहाँ पे ये लाइन क्या कहना चाहती है, जब वो रॉजर स्कंक के बारे में बताता है कि बचपन के अंदर रॉजर स्कंक की जब बदबू थी, मतलब जो रॉजर स्कंक था वो बदबूदार था, तो उस टाइम पे कोई भी जो दूसरा एनिमल था वो उसके साथ नहीं खेलता था। तो इस टाइम पे जब वो ये स्टोरी सुना रहा होता है तो जैक जो होता है वो खुद अपने चाइल्डहुड से उस स्टोरी को रिलेट कर पा रहा है। अब जैक जो है वो अपने चाइल्डहुड से क्यों स्टोरी को रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बचपन में भी कोई ऐसा बुरा इवेंट होगा, कोई ऐसा बुरा फेज होगा जो स्टोरी से रिलेट होता होगा। अब आपको आगे जाके ये बातें पता चलेंगी कि जो बचपन में जैक था वो काफी एलिनेटेड फील करता था, क्योंकि दूसरे बच्चे जो थे वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करते थे, वो उससे खेलते नहीं थे। अभी आगे जाके चीजें जो है वो रिलेट होंगी। तो यहाँ पे जैक जब स्टोरी सुनाता है रॉजर स्कंक के बारे में, तो शायद वो अपने चाइल्डहुड से उस स्टोरी को थोड़ा बहुत रिलेट कर पाता है। तो वो बोलता है कि भाई जैसे ही दूसरे टाइनी एनिमल्स जो हैं वो देखते हैं रॉजर स्कंक को, वो सारे चिल्लाते हैं कि ओ ओ हियर कम्स द रॉजर स्ट्रिंकी स्कंक, देखो वो रॉजर स्ट्रिंकी स्कंक यहाँ पे आ चुका है, कितना गंदा स्पेल कर रहा है, और सारे वहां से भाग जाते हैं और रॉजर स्कंक जो है वो अकेला वहां पे रह जाता है और उसकी आंखों से टीयर्स गिरने लग जाते हैं। किसकी आंखों से? रॉजर स्कंक की आंखों से। क्यों? क्योंकि कोई एनिमल उसके साथ खेलता नहीं है। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ, मतलब कि जो का जो मुंह होता है वो ड्रूप डाउन हो जाता है। अब ड्रूप डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ खुल जाना थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये एक एक्सप्रेशन होता है ड्रूप डाउन एंड लोअर लिप बेंड फॉरवर्ड एज। इसका मतलब होता है जैसे हम कई बार अपना फेस जो है वो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं जैसे मानो हम रोने वाले हैं और हम किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं एकदम से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम अपना मुंह थोड़ा सा खोल लेते हैं और अपने जो होठ हैं नीचे की तरफ जो लिप्स होते हैं उनको थोड़ा सिकोड़ लेते हैं हम, जैसे मानो हम छोटे से बच्चे की तरह हैं और हम रोने वाले हैं बस अभी। आपने देखा है कभी किसी छोटे बच्चे को मुंह सिकोड़ते हुए, लिप्स को सिकोड़ते हुए आगे की तरफ? Yes, sir. तो जो है उसका मुंह इस तरीके से हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है, लिप बैंड फॉरवर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि वो शायद ये चीज़ सुन के बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली जो रॉजर स्कंक है उसके साथ कोई खेलता नहीं है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। जो शायद इमोशनल फील कर रही होती है उस टाइम पे, तो जो उस चीज़ को रिलेट कर रही होती है कि अगर उसके साथ कोई खेलता नहीं है, कोई उसका फ्रेंड नहीं होगा तो कैसे चलेगी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो हैप्पीनेस होती है, क्योंकि यहाँ पे रॉजर स्कंक की जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा ज़रूरी है जो के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एज ही, हाँ बोलिए। समझ गए, ठीक है। तो एज ही ट्रेस्ड विद अ फोर फिंगर। अब फोर फिंगर किसको कहा जाता है दोस्तों? अंगूठे के साथ की जो उंगली होती है उसे फोर फिंगर कहा जाता है, ठीक है। तो जब वो स्टोरी सुनाता है कि भाई रॉजर स्कंक के आंखों से आंसू की 2 बूंदें निकलती हैं, तो इतने में जो ही मतलब जो जैक है वो जो सेम आंसू है वो अपनी फोर फिंगर से, मतलब अंगूठे के साथ वाली जो फिंगर है उससे चेक करता है। कहाँ पे पता है? अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, मतलब कि जो है उसकी बेटी, उसकी जो नोज है उसके साइड में वो छूता है अपनी फिंगर से और वो ये देखने की कोशिश करता है कि क्या जो रो तो नहीं रही है। और हाँ, जैसे रॉजर स्कंक की आंखों से आंसू निकल रहे थे उस टाइम पे किसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं? जो की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इक्वली उतना ही इमोशनल होती है जितना कौन होता है? अब इतने में देखो स्टोरी वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर देती है। क्यों कर देती है प्रेडिक्ट? क्योंकि उसे पता होता है स्टोरी रिपीटेडली वही सेम स्टोरी चलती रहती है। तो वो कहती है कि वॉन्ट ही सी द आउल, कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा। वो थोड़ा सा हाई और फेंटली रफन्ड वॉइस में पूछती है, थोड़ी रफ वॉइस इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई है, ठीक है। अब सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, मतलब उसके साइड में जो जैक है वो बैठा हुआ है। अब जैक फील करता है द कवर्स टग। कवर्स टग का मतलब पता है क्या होता है? जब कवर्स जो होते हैं, जैसे चादर जो होती है वो थोड़ी बहुत सिकुड़ जाती है, प्लेन नहीं रहती, थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। वो ऐसा तब होता है जब हम अपने पैरों को स्विच करते हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं, तो जो चादर होती है वो प्लेन होने की जगह सिकुड़ने लग जाती है। टग का मतलब होता है सिकुड़ जाना चादर का, यहाँ पे स्पेशली, ठीक है। तो कवर जो है वो टग हो जाती है जब उसके लेग्स जो है वो थोड़े टेंसली स्विच करते हैं। स्विच का मतलब इधर उधर होते हैं उसके पैर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो थोड़ा सा परेशान हो जाती है ना उसकी सिचुएशन सुन के रॉजर स्कंक की, तो इस बात पे जो जैक है वो उसको मजा आ रहा होता है। उसको इसलिए मजा आ रहा होता है कि भाई जिस तरीके से वो स्टोरी सुना रहा है इसका मतलब स्टोरी जो है वो एकदम सही चल रही है। यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई।
ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, मतलब अब उसे मजा आ रहा होता है और वो ये चाहता है कि जो है वो सारी की सारी बातों को सही से समझे, क्योंकि जैक जो है वो सारी बातें जो बता रहा है उसको वो सब कुछ ट्रू है, वो कुछ ऐसा बता रहा है जिससे जो काफी कुछ सीखने वाली है, समथिंग मतलब कोई ऐसी चीज जो उसे पता होनी चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जैक के अंदर कोई जल्दबाजी का कोई कारण नहीं था उस वक्त। पर इतने में वो सुनता है कि नीचे एक चेयर के स्क्रैप होने की मतलब मूव होने की आवाज सुनाई देती है। नीचे मतलब जहां पे उसकी वाइफ थी, जैक की वाइफ जिस जगह पे थी, मतलब जो की मम्मी, उस जगह पे एक चेयर के मूव होने की आवाज आती है और उसे एकदम से रियलाइज होता है कि ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, कि उसे क्या करना है, उसे क्लेयर के पास नीचे जाना है, क्योंकि जो लिविंग रूम है उनका उसमें जो वुड वर्क है उसको पेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो उसको पूरी करनी है, क्योंकि नीचे जो क्लेयर है वो नीचे काम कर रही होती है, उसकी जो वाइफ होती है ना जैक की, वो काम कर रही होती है नीचे, तो वो अपनी वाइफ की हेल्प करना चाहता था। बोलो सर ये समझ में नहीं आई 2-3 लाइन। मैं बता देता हूँ फिर से कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, मतलब जब जैक ये फील करता है कि जो है वो ध्यान दे रही है और वो थोड़ा कनेक्ट हो रही है स्टोरी के साथ, तो उसे मज़ा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं उसको कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो ट्रू है, कुछ ऐसा जो उसे पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो जो स्टोरी सुना रहा था वो उसके खुद के चाइल्डहुड से रिलेटेड थी, रॉजर स्कंक के बारे में। जैसे रॉजर स्कंक के कोई दोस्त नहीं होते, वैसे ही जो जैक था उसके खुद के चाइल्डहुड में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो उसको ये लगता है कि जो स्टोरी मैं सुना रहा हूँ जो को आज, वो कुछ ट्रू है, मतलब किसी ऐसी चीज़ पे रिलेटेड है कि भाई वो कुछ सीखेगी, जो कुछ सीखेगी आज, तो इसीलिए वो जल्दी नहीं मचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है कि भाई मैं उसको कुछ सिखाऊं आज, तो इतने में डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे की तरफ, ऑब्वियसली उनका कमरा शायद ऊपर होगा, और नीचे की तरफ एक चेयर के मूव होने की आवाज़ आती है, जैसे कोई चेयर खिसकाता है तो उसकी आवाज़ आती है, तो चेयर के मूव होने की आवाज़ आती है। और जैक ही मतलब जैक, उसको ये बात रियलाइज होती है, उसको इस बात का एहसास होता है कि नीचे जो है उसे जाना है और हेल्प करनी है अपनी वाइफ की, जिसका नाम क्या है, क्लेयर है। और हेल्प किस चीज़ में करनी है? पेंट करने में। क्या पेंट करने में? लिविंग रूम का जो वुड वर्क है, मतलब फर्नीचर का जो सामान होगा उसे पेंट करने में उसे अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करनी है। समझ आया? सर क्लियर जो है वो जैक की वाइफ का नाम है? हाँ बिल्कुल, क्लेयर जो है जैक की वाइफ का नाम है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में स्टोरी वापस कंटिन्यू होती है। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अब इतने में जैक कहता है कि भाई वो चलता रहता है, रॉजर स्कंक जो है वो चलते रहता है, और फिर वो एक बड़े से पेड़ के पास आ जाता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, टिप टॉप ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग पे, सबसे ज्यादा ऊपर, एक बड़ा सा एनॉर्मस मतलब एक बहुत बड़ा, एक वाइज, एक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान उल्लू बैठा होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये बात जो सुनती है तो वो कहती है गुड, बिल्कुल सही हुआ। क्यों ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फील होता है कि आउल जो है वो उसे सजेस्ट करेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि उसे पता है ना स्टोरी के बारे में। तो रॉजर स्कंक कहता है भाई मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो मेरे से भाग जाते हैं दूर, क्योंकि मेरी स्मेल जो है वो बहुत बेकार है। तो इतने में आउल कहता है सो यू डू मतलब हाँ वो तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी है स्मेल बेकार है। द आउल सेड वेरी वेरी बैड, बहुत ज़्यादा बेकार है तुम्हारी स्मेल। तो इतने में जो रॉजर स्कंक है वो कहता है कि भाई व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, रॉजर स्कंक पूछता है, और वो थोड़ा बहुत रोने भी लग जाता है। तो इतने में जो है वो चिल्लाने लग जाती है, द विजार्ड द विजार्ड द विजार्ड, जो शाउट करने लग जाती है, क्योंकि उसे पता होता है ना स्टोरी का। आप देखो जब भी वो शाउट करती है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत जैक भी इरिटेट होता है, क्योंकि वो बार बार स्टोरी को इंटरप्ट कर रही होती है, और जैक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली स्टोरी को नरेट कर रहा होता है। समझ में आया? यस सर। और जो है वो खड़ी हो जाती है वहां पे, सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक, मतलब एक छोटी सी बुक होती है गोल्डन, वो बेड से नीचे गिर जाती है जब जो खड़ी हो जाती है। वो जो क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि वो एक्साइटेड हो गई, उसको लग रहा है कि हाँ चलो अब तो रॉजर स्कंक जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और एक बुक वहाँ पे होती है कोई, वो नीचे गिर जाती है। अब इतने में जैक जो है बोलता है नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डैडी तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं, क्या तुम चाहती हो स्टोरी सुनाना डैड को? डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम मेरे को स्टोरी सुनाओगी? तो इतने में जैक को कहती है जो कि नो यू मी मतलब कि नहीं मैं नहीं सुनाऊंगी, आप ही सुनाओ। तो इतने में वो कहते हैं कि भाई लेट जाओ फिर, बी स्लीपी, चलो सोना स्टार्ट करो। और इतने में उसका जो हेड है वापस रिलैप्स मतलब वापस आ जाता है पिलो के ऊपर, तकिए के ऊपर, और कहती है आउट ऑफ योर हेड, मतलब अपने ही हेड से सुनाओ, मतलब अपने हिसाब से सुनाओ, जो आप सुनाना चाहते हो वो सुनाओ। सर बोलिए।
सो मतलब जैक बोलता है उससे जब वो एक्साइटेड होने लगती है कि क्या तुम को स्टोरी सुनाना चाहती हो, मतलब जैक ये इसलिए बोलता है ताकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है इसलिए सर, मतलब यही बोलता है इसका मतलब क्योंकि ये। वो खड़ी हो जाती है ना, और वो इंटरप्ट कर देती है स्टोरी को, बार बार स्टोरी इंटरप्ट कर रही होती है, तो इसीलिए बोलता है कि भाई तुम सुनाओगी तो तुम सुना दो। तो कहती है वो नहीं नहीं आप ही सुनाओ। ओके सर। अब इतने में जो जैक है वो स्टोरी सुनाता है और कहता है वेल उसके बाद जब उसने आउल को बताई अपनी प्रॉब्लम, तो आउल ने काफी ज्यादा सोचा एंड एट लास्ट ही सेड, वो कहता है कि एक काम करो, तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते हो, तुम एक विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते हो। विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर। तो ये बात जैक कहता है स्टोरी के अंदर कि भाई आउल जो है वो रॉजर स्कंक को कहता है कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते हो। इतने में जो है वो इंटरप्ट करती है, फिर से जैक को कहती है डैडी, डैड। तो डैडी मतलब उसके फादर जैक बोलते हैं व्हाट, क्या हुआ। तो इतने में जो बोलती है कि आर द मैजिक स्पेल्स रियल, क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं, क्या जादुई मंत्र सच में होते हैं। अब इस बात से क्या पता चलता है आपको, यहाँ पे कोई बताएगा। सर क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, जैसे बच्चे होते हैं कोई भी नई चीज़ जानते हैं तो उनको उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो वो अपने डैड से पूछती है क्या जादुई मंत्र, मैजिक स्पेल्स मतलब जादुई मंत्र रियल होते हैं। तो अब ये यहाँ पे जैक बोल रहा है कि दिस वाज अ न्यू फेज, कि एक नया फेज है, क्योंकि जस्ट लास्ट मंथ, मतलब लास्ट मंथ, इस मंथ के लास्ट में एक रियलिटी फेज स्टार्ट हुआ था। रियलिटी फेज का मतलब समझो क्या होता है, जब भी हम बच्चे को एक बात बोलते हैं और वो रियल नहीं होती, लेकिन बच्चा जो है उसको जब वो बात डाइजेस्ट नहीं होती तो वो उसे कंफर्म करने लग जाता है इधर उधर। तो ये एक पॉइंट होता है, हम बच्चे को एक पॉइंट तक ही बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके बाद उसके सामने रियलिटी आने लग जाती है, उसको कहते हैं रियलिटी फेज बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसने शायद बोला होगा अपनी बेटी को कि जो स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर्स मतलब जो मकड़ी होती हैं, वो बग्स खाते हैं, बग्स मतलब इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। तो जैक ने बोला होगा अपनी बेटी को भाई स्पाइडर्स जो है वो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो इतने में वो अपनी मदर के पास गई और अपनी मदर से पूछा कि मम्मी क्या सच में ऐसा होता है, क्या स्पाइडर्स बग्स खाते हैं, डू दे रियली। तो इतने में क्लेयर ने बाद में कभी बताया होगा कि तुम्हें पता है जो गॉड जो है ना वो आसमान में रहते हैं, एंड ऑल अराउंड देम, मतलब ऑल अराउंड देम का मतलब कि उसी के आसपास रहते हैं, स्काई के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने फादर के पास आती है और फादर को आके इंसिस्ट करती है, पूछती है विद अ स्लाई, स्लाई का मतलब कहीं ना कहीं एक चालाकी भरी स्माइल के साथ, ईगर क्यूरियस स्माइल के साथ पूछती है कि क्या सच में रहते हैं पापा। तो ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है चीज़ों को लेके, और वो कई बार क्या करती है क्रॉस एग्जामिन करती है किसको, जब फादर कुछ बताते हैं तो मम्मी से कंफर्म करती है, जब मम्मी कुछ बताती है तो फादर से कंफर्म करती है। तो ये एक फेज है जब वो चीज़ों को मतलब कंफर्म करना चाहती है, एक रियलिटी फेज है, क्योंकि एक टाइम था जब वो एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन अब वो रियलिटी फेज है और उसको एक्सेप्ट डायरेक्टली नहीं कर रही है बल्कि वो उसे कंफर्म भी कर रही है। समझ में आया। जब मैजिक स्पेल्स के बारे में जो ने पूछा जैक से, तो इतने में जैक ने क्या बोला, बिल्कुल रियल होते हैं, दे आर रियल इन स्टोरीज, की स्टोरीज में जो जादुई मंत्र होते हैं वो रियल होते हैं। और जैक जो है वो कर्टली ये आंसर करता है। अब कर्टली का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, कर्टली का मतलब होता है शॉर्टली विद फ्यू वर्ड्स, बहुत कम वर्ड्स में टालते हुए बोलता है कि हाँ भाई स्टोरीज में रियल होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो बहुत फ्लो में स्टोरी सुना रहा था, और जब जो ने इंटरप्ट करा जैक को उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसने स्टोरी के नैरेटिव में, नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी सुनाने का जो पार्ट है उसको बोला जाता है नैरेटिव, कि भाई स्टोरी के नैरेटिव में जो है उसकी वजह से जैक ने एक बीट मिस कर दी, क्योंकि वो एक रिदम में स्टोरी सुना रहा होता है। स्टोरी जो लोग सुनाते हैं वो एक रिदम में स्टोरी सुनाते हैं, राइम करते हुए चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से नरेट करते हैं। तो जो है उसकी वजह से जैक एक स्टोरी का नैरेटिव जो है उसके अंदर बीट मिस कर देता है, ठीक है। तो उसे अच्छा नहीं लगता, इरिटेट हो जाता है जैक। और इतने में वो कहता है कि द आउल सेड, आउल ने कहा कि एक काम करो, अगर तुम विजार्ड के पास जाना चाहते हो, रॉजर स्कंक को उसने बोला कि तुम डार्क वुड से होते हुए जाओ, मतलब घने जंगल से होते हुए, और एप्पल ट्री से नीचे होते हुए जाना, और स्वैम्प के अंदर से जाना पड़ेगा तुम्हें। स्वैम्प के अंदर से मतलब, स्वैम्प मतलब दलदल होता है, कि एक दलदल के अंदर से जाना होगा, और ओवर द क्रिक, क्रिक क्या होता है यहाँ पे, एक छोटी सी रिवर को क्रिक कहते हैं। और जब क्रिक वर्ड जैक ने यूज किया कि भाई क्रिक के ऊपर से जाना है रॉजर स्कंक को, तो इतने में जैक से जो ने क्वेश्चन करा कि पापा व्हाट इज अ क्रिक, मतलब क्रिक जो है वो क्या होता है, क्रिक किसको कहते हैं।
तो उसने क्या बोला कि बेटा ये लिटिल रिवर को कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब देखो हमारे पास कितना बचा हुआ है, पार्ट देख लेते हैं भाई, कितने पेज बचे हैं। 1 2 3 4 सर 4। इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये वाला पेज भी कर लें? यस सर, चलो कर कर लेते हैं। सकते हैं। ठीक है तो जल्दी से देखते हैं दोस्तों, सामने आप रीड करते रहना। एक छोटी सी रिवर होती है और वो बोलता है कि भाई क्रिक के ऊपर से जाना है, रिवर के ऊपर से जाना है, और फिर वहां पे तुम्हें विजार्ड का घर दिख जाएगा। एंड दैट इज द वे रॉजर स्कंक जो है वो जाता है, और प्रीटी सून मतलब बहुत जल्दी वो एक वाइट कलर के घर के पास पहुंच जाता है, और वहां पे जाके वो डोर पे रैप करता है, मतलब नॉक करता है। तो जैक जो है वो उसका थ्रिल देने के लिए उसको देने के लिए जैक क्या करता है, वो विंडो की जो सिल होती है, विंडो के सिल का मतलब जैसे विंडो के आगे का एक पटिया का हिस्सा नहीं होता, पटिया जैसी होती है जहाँ पे कोई सामान रख देते हैं विंडो के पास, उसको सिल बोला जाता है। कि जो जैक है वो थोड़ा बहुत सिल को क्या करता है, नॉक करता है। जैसे विंडो की जो सिल होती है, पटिया होती है, उसको वो नॉक करता है। मतलब जब वो ये सुना रहा होता है ना कि रॉजर स्कंक ने विजार्ड के दरवाजे को नॉक किया, रैप किया, वैसे ही वो उस थ्रिल को देने के लिए, उस चीज को फील कराने के लिए विंडो के सिल को नॉक करने लग जाता है जैक। एंड अंडर द कवर्स, और कवर्स के नीचे मतलब जो चद्दर है उसके नीचे जो होती है, जो की जो टॉल फिगर है, थोड़ी सी लंबी सी जो फिगर है, वो क्लैंच करती है। क्लैंच का मतलब यहाँ पे आप लिख लो जकड़ना, थोड़ा सा सिकुड़ना, जकड़ना, ठीक है। एक इन्फेंटाइल थ्रिल, इन्फेंटाइल थ्रिल मतलब कि जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, छोटे मोटे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो थोड़ा सा कांपने लग जाते हैं या काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी रोमांचक सी चीज़ आने वाली है तो उसको लेके। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि जब जैक सुना रहा होता है ये बात कि भाई जब विजार्ड के घर पे रॉजर स्कंक नॉक करता है तो कुछ होने वाला है, मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो उस टाइम पे जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। समझ में आया? यस सर। इतने में एक छोटा सा ओल्ड मैन जो है वो बाहर की तरफ आता है, जिसकी एक लॉन्ग वाइट बियर्ड होती है, और उसने एक ब्लू कलर की हैट पहनी होती है जो ऊपर पॉइंटेड होती है, मतलब नोकीली हैट होती है। और इतने में जो विजार्ड है वो कहता है व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज, ये थोड़ा सा हड़बड़ाहट वाली आवाज में उसने बोला है कि व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू वांट, वॉस्टर वांट लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, हाँ यू स्मेल एप्पल, कितनी गंदी बदबू है तुम्हारी। विजार्ड की जो वॉइस होती है दोस्तों, वो जैक की जो आवाज़ होती है जब वो निकालता है, उसका फेवरेट इफेक्ट होता है। मतलब जब विजार्ड की आवाज़ में मिमिक करते हुए जैक बात कर रहा होता है, उसकी आवाज़ निकालते हुए, तो ये बोला गया है कि ये इसका बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप। तो जैक कैसे निकालता है आवाज़, वो अपने फेस को थोड़ा सा सिकोड़ लेता है। कौन सिकोड़ लेता है फेस को? जैक। एंड somehow वाइनिंग थ्रू हिज आईज। वाइनिंग का मतलब पता है क्या होता है? वाइनिंग का मतलब होता है जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं ना किसी चीज के बारे में, और हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो थोड़ी सी क्लोज हो जाती हैं, उसको कहा जाता है कि आईज को थोड़ा वाइन करते हुए, मतलब क्लोज लाते हुए, आईब्रोज को क्लोज लाते हुए, जैसे मानो कंप्लेन कर रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जब रॉजर स्कंक वहां आया था तो उसकी स्मेल की वजह से जो विजार्ड है वो भी थोड़ा सा कंप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज दिस, यू हैव एप्पल स्मेल, कितनी बेकार स्मेल है तुम्हारी, है ना। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल ह्यूमी। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि जब जैक विजार्ड की आवाज निकाल रहा था और फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी विजार्ड के एक्सप्रेशंस के साथ मैच कर रहा था, तो उस टाइम पे उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी र्यूमी हो जाती हैं। इंटरवल र्यूमी का मतलब होता है थोड़ी लाल हो जाती हैं, जैसे मानो उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लग जाते हैं। ठीक है, अब आंसू निकलने का मतलब ये नहीं है कि जैक जो है वो इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे इसका मतलब है कि बेसिकली जैसे बूढ़े लोग होते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ की कोई भी बात जो है उसकी सीरियसनेस को लेके जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे शो किया जा रहा है इस वर्ड के साथ, र्यूमी के साथ, कि जो जैक है वो उस विजार्ड की आवाज़ को बहुत ही मोस्ट सुटेबली मैच कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जैक खुद भी बोलता है कि ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, कि भाई मेरी जो आवाज़ है वो ओल्ड मैन के जैसी आवाज़ है, और मेरी जो आवाज़ है वो ओल्ड मैन की आवाज़ को सूट करती है। मतलब मेरे लिए एक ओल्ड मैन की आवाज़ बहुत ही आसान है निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में आई नो इट रॉजर स्कंक सेट। ठीक है, अब रॉजर स्कंक जो है वो कहता है विजार्ड को कि हाँ मुझे पता है ये स्मेल बहुत बेकार है,
और जितने भी दूसरे जो लिटिल एनिमल्स हैं वो मेरे से दूर भाग जाते हैं, और जो एनॉर्मस बड़ा वाला जो वाइज ओल्ड आउल है उसने बोला है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इतने में वो कहते हैं हाँ वेल मे बी, कम ऑन इन, जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ, लेकिन हाँ थोड़ा दूर ही रहना तुम, नाउ इनसाइड, जो मतलब जल्दी आ जाओ। जो देयर वर ऑल दीज, अब यहाँ पे जो जैक है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई जब वो अंदर गया रॉजर स्कंक उसके बुलाने पे विजार्ड के, तो वो जो को बताता है कि देखो वहां पे सारी की सारी मैजिक से भरी हुई चीजें थी, मतलब जादू वाली जितनी भी चीजें होती हैं जादूगरों के पास वो थी। बोलिए। आउल नहीं मिला, उसने बोला है कि आउल ने मुझे बताया कि एनॉर्मस अवाइज आउल ने मुझे बताया था कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। तो फिर विजार्ड ने बोला हाँ शायद मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे ज्यादा पास मत आना, चलो अंदर आ जाओ। अब फिर जैक बोलता है कि वहां पे सारी चीजें जो थी वो बिखरी हुई थी, सारी चीजें जम्बल्ड थी, और बिग डस्टी हीप था। हीप मतलब कूड़े का ढेर, मतलब सारी चीजों का एक ढेर लगा हुआ था, क्योंकि विजार्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। क्लीनिंग लेडी मतलब काम वाली बाई नहीं थी। तो इतने में वो पूछती है क्यों पापा, क्यों नहीं थी? तो कहता है वाई, क्यों? क्योंकि वो विजार्ड था बेटा, वो एक ओल्ड मैन था, मतलब बेतुका सा आंसर दे देता है कुछ भी, बस जैसे बच्चों को कई बार नहीं दे देते हम बेतुका सा आंसर बिना किसी रीजन का, लॉजिक का, वैसे बोला भाई ऐसे ही बूढ़ा इंसान था इसीलिए नहीं थी। विल ही डाई, जैसे वो बूढ़ा इंसान था, इतने में भाई जैक को जो कहती है कि क्या वो मर जाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा है ना इसीलिए, क्या वो मर जाएगा? नहीं नहीं बेटा, विजार्ड्स नहीं मरते हैं। लेकिन हाँ सुनो अब ध्यान से कि जो विजार्ड है रमेस्ट, अब रमेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्च करना, किसी भी चीज को सर्च करना। तो विजार्ड जो है वो रमेस्ट मतलब सर्च करता है आसपास, और उसे एक ओल्ड स्टिक मिलती है। अब ये ओल्ड स्टिक क्या होती है? मैजिक वेंड होती है गाइस। मैजिक वेंड मतलब जादू की छड़ी होती है जिसको वो ढूंढता है, और वो रॉजर स्कंक से पूछता है कि तुम किसकी स्मेल चाहते हो, मुझे ये बताओ किसकी स्मेल चाहते हो। और वो थोड़ा सोच के बोलता है कि मुझे किसकी स्मेल चाहिए? रोजेस की। यस गुड। जो इतने में स्मगली ये बात बोलती है। स्मगली का मतलब यहाँ पे क्या है? स्मगली का मतलब है दोस्तों यहाँ पे बेसिकली सेल्फ सेटिस्फाई, मतलब अच्छा फील करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, उसे रोजेस की स्मेल ही मिलनी चाहिए। जैक फिक्स करता है किसको? जो को। फिक्स्ड हर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कि जैक जो है वो टकटकी लगाते हुए जो को देखता है, मतलब बहुत ध्यान से जो को देखता है विद अ ट्रांस लाइक गेज। अब ट्रांस लाइक गेज का मतलब जैसे किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए हम एकदम बहुत गौर से नहीं देखते, उसी तरीके से जैक है वो जो को देखता है, और उस टाइम पे वो चैंट का मतलब होता है मंत्र पढ़ना, और फिर जैक जो है वो मंत्र पढ़ता है विजार्ड के, ठीक है। विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। इरिटेबल वॉइस मतलब जैसे एक विजार्ड की, एक जादूगर की, एक बूढ़े जादूगर की आवाज हो सकती है, उसी तरीके से जो जैक है वो मंत्र पढ़ता है। अब ये जो मंत्र है ये यहाँ पे बताया गया है। Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Rogers Boses, pull an ear, Roger Skunk, how you never appear, bingo। मतलब इस तरीके से कुछ मंत्र पढ़े होंगे इसने, क्या नाम है, क्या कहते हैं, विजार्ड ने, और जैक ने उसी चीज़ को यहाँ पे मिमिक करते हुए बताया है कि भाई ये मंत्र पढ़े और बिंगो, और वहाँ पे जो रॉजर स्कंक की स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। अब उससे आगे का हम करेंगे बाद में। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, और अगर कोई स्टूडेंट गाइस यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल।